हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम करने वाले हैं इंग्लिश टीजीटी के स्पेशल क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज हैं। इससे पहले मैंने आपको 20 पीवाईक्यूज करा दिए थे 91 से लेके 110 तक, यानी कि 110 तक, और प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अभी एक ही क्लास है, आज ये दूसरी क्लास में ले रही हूँ आपको, और आगे मैं आपको कंटिन्यू यही पीवाईक्यूज कराऊंगी आपके अपकमिंग एचटेट एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, एचटेट टीजीटी स्पेशल इंग्लिश के जो 60 क्वेश्चन है उसके लिए ये क्लास। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 क्वेश्चन है हमारा, 111वां क्वेश्चन है। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर। ये जो हिल्स हैं ये कितनी ब्यूटीफुल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे आपको यह मार्क भी दे रखा है, आप पहचान सकते हैं इसको। चलो पढ़ लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, इंटरोगेटिव का सेंटेंस का, यहाँ रेटोरिकल सेंटेंस का। तो ये किसका है, देखिए हमें इस मार्क से ही पता लग जाता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 112 की। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। व्हाट डज ए रियल बुक स्टैंड फॉर। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है, एक सच्ची किताब मिली है, असल किताब मिली है। यहाँ पे ए रियल बुक का क्या मतलब है, ए वेरी ओल्ड बुक, या ए बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, या ए बुक ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, या ए बुक ऑन टेलीविजन स्क्रीन। क्या कहेंगे अगर आपने ये पढ़ा हो एनसीईआरटी में, ये टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, या फिर ये आपका किस चीज़ का कहलाएगा, तो ये ए बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। मैं इसलिए देखिए ये जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में वो ना बहुत ज़्यादा आगे का है, जाकर काफ़ी 6th क्लास का है आई थिंक ये चैप्टर, कि टॉमी को एक नई बुक मिली। तो बहुत ज़्यादा आगे की क्लास का ये चैप्टर है, यानी कि बहुत सालों आगे की बात की गई है यहाँ में, इसमें पिछले समय के लिए। तो ये प्रिंटेड बुक जो उन्हें मिली थी इसको रियल बुक कहा है, क्योंकि आगे आगे कंप्यूटर स्क्रीन पर लोग पढ़ेंगे या फ़ोनों पे लोग पढ़ेंगे, तो आगे आने वाले समय के लिए ये कहा गया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ एक बार 6th क्लास की एनसीईआरटी इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। उसमें ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम मुझे लर्न नहीं है, बस मेरे कुछ बच्चे हैं ट्यूशन्स के जिनको मैं ये पढ़ाती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिवल फ्रेज। इनमें से कौन सा एक एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, कौन सा एक एडजेक्टिव फ्रेज का एग्जाम्पल नहीं है। तो जो एडजेक्टिव फ्रेज का एग्जाम्पल नहीं है वो ये है देयर हाउसेस। देखिए यहाँ कोई भी एडजेक्टिव नहीं आया हुआ, लेकिन फ्राइटेंड वॉइसेस और क्लेवर लिजार्ड, क्लेवर, फ्राइटेंड, एक्साइटेड, ये एडजेक्टिव हैं, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। लेकिन यहाँ क्या कोई एडजेक्टिव है, नहीं है ना। देयर उनका ये एक प्रोनाउन है, पर जैसे प्रोनाउन हाउस एक नाउन है, तो यहाँ एडजेक्टिव नहीं है। इसके बाद है 114। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एल्बर्ट आइंस्टीन। यहाँ एल्बर्ट आइंस्टीन नाम का एक चैप्टर होगा आपके जरूर यहाँ पे सिलेबस में 6 to 8 के एनसीईआरटी में, तो कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछा है। ही पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915। क्या उन्होंने अपनी जो जनरल थ्योरी थी रिलेटिविटी की वो 1915 में पब्लिश की थी, बिल्कुल की थी। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1921। तो उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था लिटरेचर में, क्योंकि लिटरेचर में नहीं थे ना वो, तो उन्होंने खोज की थी एटॉमिक बम वगैरह की, तो फिर क्या इनको यहाँ पे लिटरेचर में अवार्ड नहीं मिला था। ठीक है, तो ये गलत है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा नंबर बी, क्योंकि हमसे नॉट ट्रू ही पूछा गया है। इसके बाद है 115। हाइनास। जो हाइनास होते हैं कम विद मैरी स्माइल। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। व्हाट डज द अबव लाइन्स टेल अस अबाउट हाइनास। हाइनास के बारे में ये लाइन क्या बताती है। हाइनास कम विद मैरी स्माइल, वो स्माइल के साथ रहते हैं, लेकिन जब क्रोकोडाइल बन जाते हैं तो वो रोते हैं। तो ये भी एक पोयम है आपकी, पोइट्री है आपकी बुक में एनसीईआरटी की में। तो आंसर क्या है, हाइनास कौन है, हाइनास आर डिसेप्टिव। इसका आंसर क्या है, हाइनास आर डिसेप्टिव। अब हाइनास होते क्या है, हाइनास होते हैं लकड़बग्घे। लकड़बग्घे सुने होंगे ना हमने, भेड़िया से जो थोड़े बड़े होते हैं, तो वो स्माइल के साथ आते हैं। बट इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन जब वो रोते हैं ना तो ये समझ लो उनके आंसू ना मगरमच्छ के आंसू, यानी कि वो झूठे को रोते हैं, वो धोखेबाज है। तो ये डिसेप्टिव इसमें इसका आंसर है। डिसेप्टिव मतलब होता है धोखेबाज। इसके बाद है 116। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, हु सेड दीज वर्ड। कैम्ब्रिज जो है वो मेरा इंग्लैंड के लिए मेटाफर है। किसने ये ऐसा कहा है, स्टेफन हॉकिंग ने, आइजैक न्यूटन ने, फिरदौस कंगा ने, या नन ऑफ दीज ने। किसने कहा है इसको, इसको कहा है फिरदौस केंगा ने। ठीक है, इसके बाद है हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वार्ड ऑफ एवन। इनमें से कौन सा एवन का वार्ड कहा गया है, तो एवन का वार्ड कहा गया है विलियम शेक्सपियर को।
ठीक है, किसको कहा गया है? विलियम शेक्सपियर को। कुछ ऐसे हैं, देखिए मैं नहीं समझती कि यहाँ पर इन्हें समझाना है, अब बस एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो स्टैटिक पार्ट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। इसके बाद है 118, वॉट मेक्स ए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन फील स्ट्रोंगर। कौन सी चीज़ जो एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होता है उससे वो स्ट्रॉन्ग फील करता है अपने आप को। डिफरेंटली एबल्ड मतलब जो विकलांग हैं, दिव्यांग लोग हैं, तो किस से वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं ये हमें बताना है। तो सीइंग समबडी लाइक हिमसेल्फ अचीविंग समथिंग ह्यूज, वो जब किसी और को देखते हैं ना, खुद के जैसे को, जैसे किसी का हाथ नहीं और खुद वो किसी ऐसे शीतल देवी को देख ले जिसके हाथ नहीं और फिर भी वो इतनी अच्छी आर्चरी कर पा रही है, तो ऐसे अगर किसी को कुछ बड़ा अचीव करते हुए देखते हैं तो ये पर्सन स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो आंसर हो जाएगा नंबर ए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 119 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ए करेक्ट ऑर्डर सो एज टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ हमें एक सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर में है। अब पढ़ते हैं हम इसको या फिर डायरेक्ट बताइए आंसर पर जाएं। तो चलिए पहले आंसर देख लेते हैं। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट। ठीक है, यानी कि फालतू की बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या हो। बीटिंग अबाउट द बुश, बकवास मत करो, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये है आपका आंसर। बाकी स्टॉप एंड टेल मी बीटिंग अबाउट व्हाट यू वांट द बुश, ये तो गलत है ही। देखिए व्हाट यू वांट द बुश एंड टेल मी, स्टॉप एंड टेल मी व्हाट यू वांट बीटिंग अबाउट द बुश। तो ये क्या है? स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 120 क्वेश्चन, दैट इज चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दे रखा है, सारे ही सेंटेंस में एक आर्टिकल आएगा, तो बताने कौन सा आर्टिकल वो आएगा। हिस्ट्री इज नॉट ओनली स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर्स, नेपोलियंस एंड हिटलर्स बट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एज वेल। क्या आएगा? हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी, हिस्ट्री इज नॉट ओनली, देखिए एन तो यहाँ नहीं आएगा कि देखिए यहाँ हिटलर्स आया हुआ है, नेपोलियंस है, स्टोरी है, और तो यहाँ पे एन तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पे? आंसर बताइए। आंसर आएगा यहाँ पे द। ठीक है, क्या आएगा? द। हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ द अलेक्जेंडर, द नेपोलियंस एंड द हिटलर्स बट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एज वेल। ऑर्डिनरी पीपल अलग है, ये दी हैं भाई, ये एक अननोन जो पर्सनैलिटी है तो इनके लिए दी आता है। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग, हेवन लेक, और क्या है हेवन लेक, और विंग्स ऑफ फायर क्या है, द प्रपोजल क्या है, द लीजेंड ऑफ नॉर्दर्न, यानी कि ट्रेवल लॉग है, ऑटोबायोग्राफी है, या प्लेड है, या बालड है, क्या है ये? तो आंसर क्या है इसका? आंसर हो जाता है इसका ए का है हेवन लेक। क्या है? हेवन लेक एक ट्रेवल लॉग, हेवन लेक एक जो झील है, स्वर्गीय झील, वो एक ट्रैवल लॉग है, यानी कि किसी ने ट्रैवल किया है उसके बारे में बताया है। बी क्या है आपका? विंग्स ऑफ फायर क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है बताइए? एपीजे अब्दुल कलाम की। इसके बाद जो द प्रपोजल है वो एक प्ले है, और ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है एक बैलेड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? नंबर बी आंसर हो जाएगा। आप पहले वो मैच कर लें जो जो आप करना, जो जो आपको बिल्कुल आते हैं, बाकी आप फिर छोड़ दें, धीरे धीरे वो सब भी हो जाएंगे मैच। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा कंडीशनल सेंटेंस इनकरेक्ट है? इफ़ अ किंग न्यू 3 थिंग्स ही वुड नेवर फेल, या इफ़ आई सी टॉम आई हैड टेल हिम द न्यूज़। तो ये बिल्कुल कंडीशनल सेंटेंस क्या है? जो दो सेंटेंस आपस में इफ़ से जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, या फिर कॉमा से जोड़ दिए गए हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इफ़ से जो ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, अगर शर्त रखती है ना यहाँ पे कोई, तो जो आपका इनकरेक्ट है वो है इफ़ आई सी टॉम आई हैड टेल हिम द न्यूज़। ये देखिए यहाँ पे सी लगाया हुआ है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे ये हैड ये गलत आया हुआ है, बाकी सही है सारे। इफ़ ए किंग न्यू 3 थिंग्स, यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म, एक सेकेंड, यहाँ पे ना ये हैड गलत आई है, यहाँ पे ना आगे के लिए आता है बिल वुड वगैरह इस तरीके से आता, तो यहाँ पे ये जो ये सही है, बाकी आपका यहाँ हैड गलत है, तो ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है। इसके बाद है 123, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 2016। तो 2016 में किसको नोबेल प्राइज मिला था? क्या है इसका आंसर? आंसर इज इसका बॉब डायलन। बॉब डायलन को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 2016 में। इसके बाद है 124,
जो कि है द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन बिकॉज जो मैन है हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर सेम अगेन। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर है नंबर डी, ही बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। वो मतलब कॉन्शियस हो जाता है कि वो बहुत छोटा है इतनी बड़ी यूनिवर्स में। ठीक है, जो माउंटेन से लौट कर आता है आदमी, वो कभी भी वो आदमी नहीं रहता जो कि वो गया हुआ होता है, वो चेंज हो जाता है उसका माइंड सेट। ये इसका आंसर है। इसके बाद 125 द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू। जो समिट ऑफ द माइंड है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एन इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑब्स्टेकल रिजोल्यूटली, यानी कि एक इंस्पिरेशन मिलती है माइंड को कि जो लाइफ है उसकी जो बाधाएं हैं उनको यहाँ पे फेस किया जाए। तो समिट ऑफ द माइंड का मतलब ये होता है। इसके बाद है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड टेल्स द स्टोरी ऑफ द माइंड ऑफ। जो एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है वो किसकी स्टोरी बताता है, किसकी स्टोरी उसमें बताई गई है, वो जो चैप्टर है, तो आंसर इज अल्बर्ट आइंस्टीन की। ये बहुत ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड था अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इनकी आपको यहाँ पे स्टोरी बताई जाती है। ट्रू ब्यूटीफुल माइंड इनको कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पात्र पूछा गया एक तरीके से कि कौन सा पात्र है। अब हम करेंगे आई थिंक लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, ये लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है। इसके बाद 130 तक आज हम वही 20 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। काफ़ी बड़ी क्लास हो जाती है, फिर आगे के 20 क्वेश्चन और मैं को आगे लेकर आऊँगी। याद रखिएगा इतना वो अगर आप इनसे ही तैयारी कर पा रहे हैं ना, मेरी इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन डालूँ क्लास, लेकिन ऑल्टरनेट डे पर डल पाती है क्लास, क्योंकि आपको पता है त्योहार का टाइम चल रहा है। ऑल्सो आई एम ए टीचर ऑफलाइन एंड बच्चे हैं छोटे, तो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो मैं आपको दूंगी ऑल्टरनेट डे पर, पॉसिबल ही मैं आपको क्लास दूंगी, कोशिश करूंगी कि रोज़ दे पाऊँ। तो प्लीज़ अगर आप एग्ज़ाम होने तक इन्हें भी कर लेते हैं ना, तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम में। आपको कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे रट जाएंगे कि आप 60 नंबर के क्वेश्चन में 40 नंबर का तो अच्छा से करके ही आएंगे। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। तो चलिए 127 कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स कैन फंक्शन बोथ एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं? जो दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, जैसे डे लाइट, डे ब्रेक, डे ड्रीम, और अपना एक अलग अर्थ निकाल देते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड। तो नाउन और वर्ब दोनों में ही यूज़ होते हैं। क्या डे टाइम है, डे ड्रीम है, डे ब्रेक है, या डे लाइट? अब बताइए, बहुत ईजी है वैसे, ये आप लोग सब लोगों ने सुना भी होगा। ये है डे ड्रीम। क्यों डे ड्रीमिंग कर रहे हो, यानी कि दिवा स्वप्न क्यों देख रहे हो? तो ये डे ड्रीमिंग, डे ड्रीम, ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ होता है। इसके बाद है 128, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रिसीव्ड द बुकर प्राइज। इनमें से किस ऑथर ने बुकर प्राइज को रिसीव किया है, यानी कि बुकर प्राइज उनको मिल चुका है अब तक? तो आंसर इज अरुंधति रॉय। बहुत फेमस नाम है बुकर प्राइज रिसीव करने के मामले में। इसके बाद है 129, द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स आर इन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ। जो अंडरलाइन वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं फॉलोइंग लाइन्स में, नीचे दी गई लाइन में, वो किसका एग्जाम्पल है? नो प्रोफेट डस्ट डिक्लेयर नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस। क्या कहेंगे इसको? राइम है, रिदम है, एलिट्रेशन है, या ओनोमाटोपोइया है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आपका एलिट्रेशन। क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अब होता क्या है? एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? जो एक जैसे लेटर बार बार आते हैं और सुंदर बनाते हैं लाइन को, किसी भी राइमिंग को, जैसे कि डस्ट डिक्लेयर, वाइजेस्ट विजार्ड। ठीक है, तो ये क्या है? ये अनुप्रास अलंकार है, ये एलिट्रेशन है। लास्ट क्वेश्चन इज हमारा 130, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वॉट शैल द स्पीकर हैव पीस इन द कॉन्टेक्स्ट। तो क्या है पीस का मतलब इसमें? एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ये है एट इनिसफ्री। क्या है? एट इनिसफ्री। और ये इनिसफ्री क्या होते हैं? देखिए, इनिसफ्री नेचुरल ब्यूटी को कहते हैं, जब बहुत कभी भी चेंज ना होने वाली ब्यूटी होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या गया है कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। तो यहाँ स्पीकर एक ब्यूटी की बात कर रहे हैं, नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहे हैं। तो आई होप कि क्लास आपको समझ आई होगी, थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। हो सकता है मैं यहाँ थोड़ा बहुत आपको नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ भरोसा रखिए कि आपकी ये जो मैं जिस भी तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, आपको अपने एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि लास्ट में जाकर तो ना आपको इसी
तरीके से एग्ज़ाम देना है। आप कितना भी उधर उधर का पढ़ लो, लेकिन आप एक बार PYQs करके जाते हैं ना अच्छे तरीके से, तो वहाँ आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं और MCQs की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी आपकी हो जाती है। तो आप मॉक टेस्ट समझ लो, MCQ समझ लो, PYQ समझ लो, तीनों ही हैं, लेकिन मेनली ये PYQs ही हैं आपके, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो चैनल अभी तक, और क्लास को लाइक कीजिएगा। कोई भी आपको सजेशन देनी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।